हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात प्रजनन तंत्र के बारे में। गाइज, ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। गाइज, सेशन में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो सभी बातें आपको इसी वीडियो में याद होने वाली है। ये मेरा आपसे वादा है। बट साथियों, शर्त मेरी ये है कि आपको वीडियो शुरू से लेकर के एंड तक देखनी है। गाइज, मैं प्रत्येक चीज का आपको दो बार रिवीजन करवाने वाला हूं, बिल्कुल आसान भाषा में। तो फिर साथियों, में बातें क्यों नहीं याद होगी। जो हम पढ़ेंगे साथियों, वो सभी बातें आपको आसानी से याद होगी। तो फिर चलिए दोस्तों, देरी किस बात की, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए भैया, मजे से पढ़ने वाले हैं, आराम से बैठ जाना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसे हिंदी में कहा जाता है साथियों प्रजनन तंत्र। गाइज, सबसे पहले आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रजनन तंत्र क्या होता है। प्रजनन तंत्र क्या है। साथियों, जब मैंने आपको उत्सर्जन तंत्र और श्वसन तंत्र पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि साथियों जो तंत्र होता है, जो सिस्टम होता है, ये होता है साथियों अंगों का समूह है। जब बहुत सारे अंग जो एक जैसे कार्य कर रहे हो, वो साथियों समूह बना लेते हैं, तो भैया वो कहलाता है सिस्टम यानी कि तंत्र। आपको याद क्या करना है, अंगों का समूह क्या कहलाता है साथियों, सिस्टम कहलाता है, तंत्र कहलाता है। तो मैं कह सकता हूं साथियों कि ऐसे अंगों का समूह है जो भाई साहब प्रजनन में सहायक हो। ऐसे अंगों का समूह है जो प्रजनन में सहायक हो, साथियों क्या कहलाता है, प्रजनन तंत्र कहलाता है। लिख सकता हूं। तो साथियों, जो मैंने अभी आपको बातें बताई, उन बातों को मैं शब्दों का रूप दे देता हूं। देखिए भैया, ऐसे अंगों का समूह है, ऐसे अंगों का समूह है जो प्रजनन में सहायक है। ऐसे अंगों के समूह को साथियों क्या कहा जाता है, ऐसे अंगों के समूह को प्रजनन तंत्र कहा जाता है। अब बात यह आती है साथियों कि प्रजनन क्या होता है। साथियों, अगर आप प्रजनन का मतलब समझ जाओगे साथियों, तो इस पूरे चैप्टर का मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए भैया, प्रजनन क्या है। प्रजनन को इंग्लिश में कहा जाता है साथियों रिप्रोडक्शन। प्रजनन क्या है, तो साथियों हमारे जैसी जाति का निर्माण करना, या फिर मैं कह सकता हूं कि हमारी जैसी संतान का निर्माण करना क्या कहलाता है साथियों, प्रजनन कहलाता है। देखिए, हमारी जैसी प्रजाति या फिर साथियों संतान का निर्माण करना क्या कहलाता है साथियों, रिप्रोडक्शन, प्रजनन कहलाता है। साथियों, जो मानव होता है वो अपनी जैसी संतान का निर्माण करता है। हाँ, हो सकता है साथियों कि हमारा जो चेहरा है वो हमारे माता पिता से नहीं मिलता, लेकिन साथियों हमारे माता पिता के जो लक्षण है वो साथियों हमारे शरीर में है। ये बात मानते हो आप? तो ध्यान रखना साथियों, हमारी जैसी प्रजाति संतान का निर्माण करना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन, प्रजनन कहलाता है। तो अब आपको समझ में आया इस चैप्टर का मतलब क्या है। मैंने आपको बताया था कि प्रजनन तंत्र क्या होता है। तो ऐसे अंगों का समूह है जो प्रजनन में सहायक होता है,
जो प्रजनन में सहायक होता है वो कहलाता है साथियों प्रजनन तंत्र। हम साथियों इस चैप्टर में ऐसे अंगों के बारे में पढ़ते हैं साथियों जो भैया प्रजनन में सहायक होते हैं। अब प्रजनन क्या है साथियों, तो हमारी जैसी प्रजातीय संतान का निर्माण करना प्रजनन कहलाता है भैया। तो हमें ऐसे अंगों के बारे में पढ़ते हैं साथियों जो हमारी जैसी संतान उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई या नहीं आई? मैंने कहा आपसे कि प्रजनन तंत्र क्या है साथियों, ऐसे अंगों का समूह है जो प्रजनन में सहायक होता है। प्रजनन क्या है, हमारी जैसी प्रजाति या फिर संतान का निर्माण करना है साथियों, प्रजनन या फिर रिप्रोडक्शन कहलाता है। बात क्लियर है? अब साथियों अगला क्वेश्चन ये आता है भैया कि हम प्रजनन क्यों करते हैं, हम प्रजनन क्यों करते हैं? कोई बता सकता है साथियों हम प्रजनन क्यों करते हैं? प्रजनन का मतलब है हमारे जैसी संतान या हमारे जैसी प्रजाति का निर्माण करना। तो साथियों हम प्रजनन इसलिए करते हैं ताकि हमारी प्रजाति को बढ़ावा दे सके, या फिर हमारे व्यवहार को प्रबल रख सके। अरे भैया अगर हम प्रजनन ही नहीं करेंगे तो साथियों क्या हमारे जैसी जाति का निर्माण होगा? क्या नहीं होगा। इसलिए साथियों प्रजनन जरूरी है हमारी प्रजाति को बढ़ावा देने के लिए और हमारे व्यवहार को प्रबल रखने के लिए। साथियों हम क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं भैया। अगर हम प्रजनन नहीं करेंगे, अगर हम प्रजनन नहीं करेंगे तो साथियों क्या होगा, हमारा विकास रुक जाएगा, हमारा विकास रुक जाएगा और साथियों हमारी प्रजाति धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी, हमारी प्रजाति धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। इसलिए साथियों हम भैया प्रजनन करते हैं। अब बताओ आपको क्या समझ में नहीं आया? सबसे पहले अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यह था कि भैया प्रजनन तंत्र क्या होता है। तो साथियों ऐसे अंगों का समूह है जो प्रजनन में सहायक हो, प्रजनन तंत्र कहलाता है। दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि प्रजनन क्या है, तो हमारी जैसी जाति या फिर हमारी जैसी संतान का निर्माण करना क्या कहलाता है साथियों, प्रजनन कहलाता है। प्रजनन क्यों करते हैं, ताकि साथियों हमारे जैसी प्रजाति को बढ़ावा दे सके, हमारे व्यवहार को प्रबल रख सके। अगर हम प्रजनन नहीं करेंगे साथियों तो हमारा विकास रुक जाएगा, हमारी जाति धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। इसलिए साथियों हम प्रजनन करते हैं। बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लिया है तो ये बताओ, फिर साथियों हम आगे चलते हैं। मिटा दूं भैया? ओके। अब देखिए भैया, अब बात करते हैं साथियों प्रजनन के प्रकार की, रिप्रोडक्शन। तो साथियों जो प्रजनन होता है, इस प्रजनन के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं भैया? 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 पर बात करते हैं साथियों, हम एक एक पढ़ने वाले हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन। अब साथियों बात यह आती है कि भैया लैंगिक प्रजनन क्या होता है। तो
तो जैसे जैसे साथियों मैं लिखता जाऊंगा वैसे वैसे ही आपको पता लगता जाएगा और वैसे वैसे ही साथियों मैं आपको समझाता चला जाऊंगा। बात क्लियर है? लैंगिक प्रजनन, तो साथियों वह प्रजनन जिसमें युग्मक कोशिकाओं का निर्माण होता हो और इन कोशिकाओं की सहायता से जो प्रजनन होता है वह प्रजनन क्या कहलाता है साथियों? वह प्रजनन लैंगिक प्रजनन कहलाता है। क्या आपको कुछ बातें समझ में आई? मैंने क्या लिखा? मैंने ये लिखा साथियों कि वह प्रजनन जिसमें युग्मक कोशिकाओं का निर्माण हो रहा हो और इन कोशिकाओं की सहायता से जो प्रजनन होता है साथियों, उस प्रजनन को कहा जाता है लैंगिक प्रजनन। अब साथियों ये युग्मक कोशिका क्या होती है? तो सबसे पहले साथियों आपको एक पॉइंट लिखना है कि भैया जो युग्मक कोशिका होती है, अभी बताऊंगा, ये जो युग्मक कोशिका होती है साथियों, ये युग्मक कोशिका पुरुष व महिला दोनों में होती है, लेकिन दोनों में अलग अलग होती है साथियों। जो पुरुष होता है उस पुरुष में तो भैया शुक्राणु का निर्माण होता है और जो महिला होती है साथियों, इस महिला में भाई साहब अंडाणु का निर्माण होता है। साथियों शुक्राणु और अंडाणु क्या है साथियों? युग्मक कोशिका है। ये शुक्राणु और अंडाणु क्या है साथियों? युग्मक कोशिका है भैया, युग्मक कोशिका। अब आपको समझ में आया युग्मक कोशिका क्या होता है? शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु का निर्माण साथियों पुरुष में होता है और अंडाणु का निर्माण महिला में होता है। तो साथियों वह प्रजनन जिसमें युग्मक कोशिकाओं का निर्माण होता है और इन कोशिकाओं की सहायता से जो प्रजनन होता है वो साथियों क्या कहलाता है? लैंगिक प्रजनन कहलाता है। साथियों इसमें क्या होता है कि जो शुक्राणु होता है और जो अंडाणु होता है ये दोनों आपस में निषेचन की प्रक्रिया करेंगे और साथियों युग्मनज जाइगोट का निर्माण करेंगे और साथियों इससे ही जाकर के नए जीव का निर्माण होता है। और ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है साथियों? लैंगिक प्रजनन कहलाता है। ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाता है साथियों? ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है? लैंगिक प्रजनन कहलाती है। बात क्लियर है साथियों? इसमें संतान उत्पन्न करने के लिए, इस प्रजनन में संतान उत्पन्न करने के लिए दो जनक की आवश्यकता होती है। दो जनक का मतलब क्या है साथियों? लाइट गई। देखिए भैया मैंने आपको क्या बताया कि संतान उत्पन्न करने के लिए दो जनक की आवश्यकता होती है, यानी कि साथियों नर की भी आवश्यकता होती है और भैया मादा की भी आवश्यकता होती है। यहां तक बात क्लियर है? मैंने आपसे कहा संतान उत्पन्न करने के लिए दो जनक की आवश्यकता होती है, एक होती है नर की और एक होती है साथियों मादा की। साथियों इसमें जो संतान उत्पन्न होगी वो साथियों आपस में भिन्न होगी, आपस में भिन्न भिन्न होगी यानी कि अलग अलग होगी और साथियों माता पिता से भी भिन्न होगी। तो इस बात से आपको क्या समझ में आया कि साथियों ये जो जाति है, ये जो प्रजनन है, इस प्रजनन में साथियों नए लक्षण आ रहे हैं। इस प्रजनन में
इस प्रजनन में नए लक्षणों का विकास हो रहा है, क्योंकि भैया माता पिता से भी संतान अलग अलग है और भैया वो आपस में भी अलग अलग है। जिससे आपको क्या स्पष्ट हुआ, जिससे आपको स्पष्ट हुआ साथियों कि इस प्रजनन में नए लक्षणों का विकास हो रहा है। तो इस बात से आपको क्या पता लगा? अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं भैया कि नई प्रजाति की उत्पत्ति किस प्रजनन से संभव है? किस प्रजनन से संभव है? तो साथियों आपको राइट आंसर करके आना है, लैंगिक प्रजनन से संभव है। क्योंकि भैया अभी इस पीढ़ी की बात करते हैं, जैसे कि मेरे माता पिता के लक्षण अलग है, मेरे लक्षण अलग है, मेरे जो संतान होगी साथियों उसके लक्षण मेरे से अलग होंगे। ऐसे ही साथियों पीढ़ी दर साथियों वो लक्षण अलग होते चले जाएंगे। अगर आप पहली पीढ़ी और साथियों 10वीं पीढ़ी के बारे में बात करेंगे तो साथियों दोनों में तुलना करेंगे साथियों, तो एक नई ही जाति का निर्माण आपको पता लगेगा। इसलिए साथियों अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि नई प्रजाति की उत्पत्ति किस प्रजनन से संभव है, तो भैया लैंगिक प्रजनन से संभव है। ये क्वेश्चन साथियों आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट। अब बताओ आपको समझ में आया या नहीं आया? लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको समझ में आया या नहीं आया? आ गया हो तो ये बताओ, नहीं आया हो तो ये बताओ। चलो एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। मैंने आपसे वादा किया था कि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो सभी बातें आपको मैं याद करवा के जाऊंगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन, वह प्रजनन जिसमें युग्मक कोशिकाओं का निर्माण होता हो। और भैया इन कोशिकाओं की सहायता से जो प्रजनन होता है वो कहलाता है भैया लैंगिक प्रजनन। युग्मक कोशिकाएं पुरुष और महिला दोनों में होती है। पुरुष में तो होती है साथियों शुक्राणु और महिला में होती है अंडाणु। जब ये दोनों साथियों आपस में मिल जाते हैं तो युग्मक व जायगोट का निर्माण होता है। इससे ही साथियों नए जीव का निर्माण होता है। बात आपको समझ में आ गई? साथियों इस प्रजनन में संतान उत्पन्न करने के लिए दो जनक की आवश्यकता होती है, यानी कि मेल की भी होती है और फीमेल की भी होती है। साथियों इसमें जो संतान होगी वो भैया आपस में भी अलग अलग होगी और भैया माता पिता से भी अलग अलग होगी। जिससे आपको क्या स्पष्ट हुआ कि साथियों इस प्रजनन में नए लक्षणों का विकास हो रहा है। तो हम कह सकते हैं साथियों कि भैया नई प्रजाति की उत्पत्ति किस प्रजनन से संभव है? भैया इस लैंगिक प्रजनन से संभव है। बस इतनी सी बात है साथियों और कुछ नहीं याद रखना, आपको इतना सा याद रखना है। इस प्रजनन में क्या होता है साथियों, नर और मादा की आवश्यकता होती है प्रजनन के लिए। और साथियों उनसे जो संतान उत्पन्न होती है साथियों उनके लक्षण अलग अलग होते हैं, माता पिता से भी अलग होते हैं और साथियों वो स्वयं से भी अलग अलग होते हैं। इसलिए साथियों ध्यान रखना है नई जाति की उत्पत्ति इसी प्रजनन से संभव है। बोलो ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? आज साथियों इतनी सारी बात बताने वाला हूं जो आपके पेपर में बार बार पूछी जाती है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो साथियों संभव है कि लगभग 80% क्वेश्चन साथियों आज की क्लास से आएंगे। रेलवे और साथियों एसएससी में तो धूम मचाने वाले क्वेश्चन है इस आज की क्लास से। बहुत मजा आने वाला है साथियों आज की क्लास में। बस आप तो जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाते जाता हूं वैसे वैसे पढ़ते जाइए। चलो मैं मिटा देता हूं साथियों, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है और आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो मिटा दूं? ओके। अब देखिए भैया प्रजनन का पहला पार्ट हमने पढ़ लिया, वो क्या था? लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब साथियों दूसरा पार्ट है भैया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन। देखिए भैया, इस अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, तो जैसे जैसे मैं लिखता जाऊंगा वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। वह प्रजनन जिसमें युग्मक कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता। साथियों, इस प्रजनन में जो युग्मक कोशिका है, जो शुक्राणु, जो अंडाणु है, उनका निर्माण नहीं होता। वो प्रजनन क्या कहलाएगा साथियों? अलैंगिक प्रजनन कहलाएगा। तो भैया बात यह आती है कि भैया इनमें प्रजनन कैसे होता है, भैया इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो साथियों बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, जब मैं आपको अलैंगिक प्रजनन की विधि पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाने वाला हूं थोड़ी देर बाद में, बस थोड़ा सा इंतजार करना, तब साथियों मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि भैया इस अलैंगिक प्रजनन में किस प्रकार से प्रजनन होता है। बात क्लियर है? आपको पहली बात तो यह ध्यान रखनी है कि वह प्रजनन जिसमें युग्मक कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता, वह प्रजनन क्या कहलाता है साथियों? अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। इसमें साथियों संतान उत्पन्न करने के लिए साथियों एक जनक की आवश्यकता होती है। वो साथियों पुरुष भी हो सकता है, वो महिला भी हो सकता है, यानी कि मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। ये निर्भर नहीं है कि साथियों मेल ही हो, ये निर्भर नहीं है कि साथियों फीमेल ही हो। बट आपको इतना ध्यान रखना है कि इसमें संतान उत्पन्न करने के लिए साथियों एक जनक की आवश्यकता होती है। वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। बात क्लियर है? इसमें साथियों जो संतान उत्पन्न होगी, जो संतान होगी साथियों, वो आपस में भी समान होगी और भैया माता पिता से भी समान होगी। माता पिता से भी साथियों समान होगी। और साथियों जो संतान अपने माता पिता से बिल्कुल समान हो, उसके लिए एक शब्द उपयोग में लिया जाता है साथियों, क्लोन। तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोन की उत्पत्ति किस प्रजनन से संभव है? तो आपको राइट आंसर क्या करके आना है? अलैंगिक प्रजनन से। बोलो, ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? मैंने कहा अलैंगिक प्रजनन क्या होता है, तो वह प्रजनन जिसमें युग्मक कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण नहीं होता भैया इस प्रजनन में। तो फिर बात यह आती है कि किस तरीके से होता है, वो भी बताने वाला हूं, थोड़ा इंतजार करिए साथियों। इसमें जो संतान उत्पन्न करने के लिए एक जनक की आवश्यकता होती है, या तो मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकता है। दोनों निर्भर नहीं है कि भाई दोनों में से कोई मेल ही हो या फीमेल ही हो। इतने क्लियर है? और देखिए संतान साथियों इसमें आपस में भी समान होगी, माता पिता से भी समान होगी। और साथियों जिसमें जो संतान माता पिता के बिल्कुल समान हो, वो उसके लिए साथियों एक शब्द यूज में लिया जाता है, क्लोन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में कि क्लोन की उत्पत्ति किस प्रजनन से संभव है? तो भैया अलैंगिक प्रजनन से संभव है। बोलो, याद हुई बातें? ओके, अगर ये समझ में आ गया है साथियों, तो फिर अब अलैंगिक प्रजनन को साथियों दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है साथियों? दो भागों में बांटा गया है। एक तो साथियों हम कह ही देते हैं अलैंगिक जनन है भैया, अलैंगिक जनन। और दूसरा है साथियों कायिक जनन। तो अलैंगिक जनन को तो अभी भूल जाओ आप, सबसे पहले हम पढ़ते हैं साथियों कायिक जनन के बारे में। तो जो कायिक जो शब्द है, इससे आपको क्या समझ में आया? इससे आपको समझ में आया काया, मिलता जुलता शब्द है।
काया का मतलब होता है साथियों शरीर, यानी कि बॉडी। कायिक जनन क्या होता है साथियों कि शरीर के किसी भाग से, शरीर के किसी भाग से पूरे शरीर का निर्माण करना। यानी कि साथियों कोई शरीर है, उस शरीर का कोई भी भाग हो सकता है, उस भाग से साथियों पूरे शरीर का निर्माण करना कायिक जनन कहलाता है। बोलो समझ में आया या नहीं आया? मैं आपसे यह कह रहा हूं कि कायिक जनन में क्या होता है साथियों, शरीर के किसी भी भाग से पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है, वही है भैया कायिक जनन। कैसे होता है वो देखिए। एग्जाम्पल, जैसे कि शकरकंद और शीशम, अगर इसकी आप जड़ लगा देते हो साथियों, अगर इस पादप की आप जड़ लगा देते हो साथियों, तो भैया पूरे पादप का निर्माण हो जाता है। शकरकंद और साथियों शीशम की अगर आप जड़ लगा देते हो भैया, तो पूरे पादप का निर्माण हो जाता है, पूरे पौधे का निर्माण हो जाता है। और देखिए, आलू, हल्दी, अदरक, प्याज, लहसुन, अगर साथियों इनका आप तना लगा देते हो, अगर भैया आप इनका तना लगा देते हो साथियों, तो पूरे पादप का निर्माण हो जाता है। तो भैया पूरे पादप का निर्माण हो जाता है। बात आपको समझ में आ गई? और देखिए भैया, पत्थर चट्टा और भैया बिगोलिया, इनकी अगर साथियों पत्ती टूटकर नीचे गिर गई, तो भैया उस पत्ती से पूरे पादप का निर्माण हो जाता है। ये साथियों पत्थर चट्टा है साथियों, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछो मत आप। ये रेलवे ग्रुप डी में साथियों कम से कम नहीं तो 4-5 बार आ चुका है। तो साथियों इसको जरूर याद कर लेना और इस बिगोलिया को भी याद कर लेना। इसमें किस प्रकार का जनन होता है? तो भैया कायिक जनन होता है। आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पत्थर चट्टा में किस प्रकार का जनन होता है? तो साथियों कायिक जनन होता है। कायिक जनन की परिभाषा भी साथियों आपसे एग्जाम में पूछी गई है कि भैया शरीर के किसी भाग से पूरे शरीर का निर्माण होना किस प्रकार का जनन है? तो साथियों कायिक जनन है। बोलो ये कायिक जनन आपको समझ में आया नहीं आया? बोलो भैया, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम, पहले आपको याद होना जरूरी है। कायिक जनन क्या होता है? शरीर के किसी भाग से पूरे शरीर का निर्माण होना साथियों कायिक जनन कहलाता है। कोई शरीर है, उसका कोई सा भी भाग टूटा और साथियों उससे ही पूरे शरीर का निर्माण हो गया, वही होता है कायिक जनन। शकरकंद और शीशम साथियों अगर इसकी जड़ लगा दी आपने, तो भैया उससे पूरे पादप का निर्माण हो जाता है। आलू, हल्दी, अदरक, प्याज, लहसुन, अगर इसका आपने तना लगा दिया तो साथियों पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है, पूरे पादप का निर्माण हो जाता है। पत्थर चट्टा और बिगोलिया साथियों अगर आपने इसकी पत्ती भी लगा दी साथियों, तो पत्ती से भी भैया पूरे पादप का निर्माण हो जाता है। तो साथियों मैंने आपसे कहा था कि जो प्रजनन होता है वो 3 प्रकार का होता है साथियों, तो ये तीसरा पार्ट है। ये साथियों एक तरीके से अलैंगिक प्रजनन का ही एक भाग है, तो आप इसको भी ध्यान रख सकते हो। अब साथियों हम अलैंगिक प्रजनन की विधियां पढ़ने वाले हैं, जिससे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लिया है तो ठीक है, मैं मिटा देता हूं साथियों अब। ओके, देखिए भैया, अब आपको हेडिंग लगानी है साथियों अलैंगिक जनन की विधि।
अलैंगिक जनन की विधि। साथियों ध्यान रखना है, इस जनन में ना तो आपको लिंग की आवश्यकता होती, नहीं साथियों आपको जड़, पत्ती, तना की आवश्यकता होती, क्योंकि साथियों इसमें ऐसे जीव पाए जाते हैं जिनमें साथियों ना तो जड़ होता है, ना पत्ती होती है, ना तना होता है, और न ही साथियों कोई लिंग होता है। बात क्लियर है? तो अब देखिए नंबर 1 पर आता है साथियों द्विविखंडन विधि। द्विविखंडन विधि, इस विधि में क्या होता है साथियों, जैसे मान लीजिए ये कोई जीव है। अब ये जीव साथियों दो भागों में बट गया, तो एक भाग तो भैया इधर चला गया और दूसरा भाग साथियों इधर आ गया। तो ये जो भाग साथियों टूटकर गिरा है इस जीव का, इससे साथियों एक नए जीव का निर्माण हो जाएगा। और साथियों ये जो टूटकर इस तरफ गिरा है साथियों, इससे भी एक नए जीव का निर्माण हो जाएगा। तो ये दोनों तो क्या है साथियों, टूटे हुए भाग है। और ये क्या है साथियों, नया जीव है। ये भी भैया नया जीव है। और ये है साथियों पुराना जीव। तो आपको क्या समझ में आया साथियों, मैंने ये कहा कि कोई जीव है वो साथियों दो भागों में टूट जाता है साथियों, जो उसके जो दो भाग है उन दोनों भागों से ये साथियों नए जीव का निर्माण हो जाता है। ये होता है साथियों द्विविखंडन विधि। बोलो आपको समझ में आया नहीं आया? अगर आपको समझ में आ गया है साथियों तो इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। देखिए भैया एग्जाम्पल है जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमीबा में जनन किस विधि द्वारा होता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि अमीबा में जनन किस विधि द्वारा होता है, तो साथियों ध्यान रखना है द्विविखंडन विधि द्वारा होता है। मान लीजिए ये कोई अमीबा है, ये दो भागों में बट गया साथियों, तो इस दोनों भागों से दोनों ही नए अमीबा का निर्माण हो जाएगा। तो आपको द्विविखंडन विधि समझ में आई या नहीं आई? इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जीवाणु है, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। साथियों ये एग्जाम्पल ही तो है इंपॉर्टेंट, जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा जीवाणु में किस प्रकार का जनन होता है, या फिर जीवाणु में किस प्रकार की जनन की विधि है, तो साथियों द्विविखंडन विधि है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? ये भैया एग्जाम्पल नोट कर लेना। अगर ये बात समझ में आ गई है साथियों तो अब हम आगे चलते हैं, दूसरी विधि के बारे में जानते हैं। चलो मैं यही करवा देता हूं। दूसरी विधि है साथियों मुकुलन विधि। साथियों इस विधि में जनन किस प्रकार से होता है वो देखिए। साथियों इसमें कलिका द्वारा जनन होता है, कलिका द्वारा जनन होता है। अब साथियों बात यह आती है कि ये कलिका क्या होती है। तो मान लीजिए साथियों ये कोई जीव है और साथियों इससे कोई छोटी सी की कोई कलिका निकल रही है। अगर साथियों कलिका टूटकर नीचे गिर गई साथियों, ये कलिका आपके टूटकर नीचे गिर गई, तो भैया इससे ही नए जीव का निर्माण हो जाता है। इससे ही नए जीव का निर्माण हो जाता है साथियों। तो ये होती है मुकुलन विधि। और साथियों इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल है भैया ईस्ट और हाइड्रा। ये हाइड्रा तो साथियों आपसे पता नहीं कितनी बार आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। कौन सा भैया? ये हाइड्रा। तो हाइड्रा में किस प्रकार की विधि द्वारा जनन होता है साथियों? तो भैया मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। एग्जाम्पल नोट कर लेना। मैं फिर कह रहा हूं साथियों, अगर आप रेलवे का पेपर उठाकर देखोगे तो आपको समझ में आएगा साथियों कि ये कितनी बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। यकीन करो साथियों मेरा बहुत बार ये आपसे आपकी एग्जाम में पूछा गया है ये एग्जाम्पल।
अगर दोनों आपको विधि समझ में आ गई है साथियों तो मैं आगे चलता हूं। चलो भैया, ओके। देखिए भैया, नंबर 3 पर आती है साथियों जेम्यूल विधि। साथियों इस विधि में भी जो प्रजनन होता है साथियों, जो जनन होता है वो भैया मुकुलन के समान होता है। जो मुकुलन विधि है उस मुकुलन विधि के समान होता है। और मैंने आपको बताया था साथियों मुकुलन विधि में कलिका द्वारा क्या होता है साथियों, कलिका द्वारा भाई साहब जनन होता है। इसका एग्जाम्पल कौन सा है साथियों, तो इसका एग्जाम्पल है भैया स्पंज। आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाएगा कि स्पंज में जनन की कौन सी विधि सहायक है, या फिर स्पंज में जनन किस विधि द्वारा होता है। ये इंपॉर्टेंट है भैया, यही तो इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। इसमें भी सेम वो साथियों कलिका द्वारा जनन होता है। जैसे कि ये कोई जीव है, ये कलिका है साथियों, ये कलिका टूटकर नीचे गिर गई और साथ ही यहां पर इस नए जीव का निर्माण हो गया। बोलो। नंबर 4 पर बात करते हैं साथियों बहुविखंडन विधि। बहुविखंडन विधि, इस विधि में क्या होता है साथियों, मान लीजिए भैया ये कोई जीव है। अब ये जीव साथियों एक बार तो यहां से टूट गया, एक बार साथियों यहां से टूट गया, एक बार यहां से टूट गया और एक बार यहां से टूट गया। अब इसके टुकड़े कितने हो गए, एक ही हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। साथियों 5 टुकड़ों से 5 जीवों का निर्माण करता है, नए 5 जीव बना लेगा भैया ये नए 5 जीव बना लेगा साथियों। तो बहुविखंडन विधि में क्या होता है, जिस जीव के जितने टुकड़े होंगे उतने ही साथियों उन टुकड़ों से नए जीव का निर्माण होगा। इसका एग्जाम्पल कौन सा है साथियों, एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। एग्जाम्पल कौन सा है साथियों, प्लाज्मोडियम है। भैया ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है, या प्लाज्मोडियम में जनन की कौन सी विधि सहायक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे भैया। बोलो, क्लियर हुई दोनों बातें, मिटा दो, ओके भैया। नंबर 5 पर आती है भैया पुनर्जनन विधि। इस विधि में क्या होता है साथियों, मान लीजिए ये कोई जीव है। अब ये जीव भैया नष्ट हो गया, अभी नष्ट तो हो गया साथियों, लेकिन इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है और साथियों इनका पुनः निर्माण हो जाता है। इसका साथियों पुनः निर्माण हो जाता है। कोई जीव साथियों नष्ट होने के बाद में अगर दोबारा जीवित हो जाता है, दोबारा उसका निर्माण हो जाता है साथियों, तो उस विधि को कहा जाता है पुनर्जनन विधि। उस विधि को क्या कहा जाता है साथियों, पुनर्जनन विधि कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए साथियों, एग्जाम्पल है इसका हाइड्रा, प्लेनेरिया, स्पाइरोगाइरा। साथियों ये प्लेनेरिया और जो स्पाइरोगाइरा है ये साथियों दोनों ही शैवाल है। ये दोनों ही क्या है साथियों, ये भैया दोनों ही शैवाल है। तो साथियों आपको समझ में आई पुनर्जनन विधि, अलैंगिक जनन की विधि। बोलो भाई साहब, इसमें क्या होता है, कोई जीव है अगर वो नष्ट हो गया साथियों तो वो दोबारा वापस उसका निर्माण हो जाएगा इस जनन के थ्रू। हाइड्रा में ऐसा होता है, प्लेनेरिया में ऐसा होता है, स्पाइरोगाइरा में होता है। साथियों प्लेनेरिया और स्पाइरोगाइरा है साथियों दोनों ही शैवाल है। नंबर 6 पर आता है साथियों चल बीजाणु विधि। और साथियों ध्यान रखना है, चल बीजाणु विधि द्वारा कवक का निर्माण होता है,
या आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया कवक का निर्माण किस जनन द्वारा होता है, जनन की किस विधि द्वारा होता है, तो भैया चल बीजाणु विधि द्वारा होता है। बोलो समझ में आया नहीं आया? अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोलो भैया स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? बोलो। ओके, आगे चलते हैं। यह आपकी भैया अलैंगिक जनन की विधि समाप्त हो गई। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। साथियों, अगर कोई जीव है और ये जीव साथियों डायरेक्ट बच्चा को जन्म देता है, डायरेक्ट बच्चे को जन्म देता है साथियों, तो ऐसे जीवों को कहा जाता है विविपोरस, जरायुज कहा जाता है। जैसे कि मनुष्य, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, ये सभी क्या है साथियों? ये सभी भैया विविपोरस है, जरायुज है। मैंने आपसे कहा कि कोई जीव है जो साथियों डायरेक्ट बच्चे को जन्म देता है, उसके लिए एक शब्द यूज में लिया जाता है साथियों विविपोरस। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन हो सकते हैं साथियों। एक हो गया सांप, एक हो गया साथियों छिपकली, और एक हो गया साथियों कबूतर, और एक हो गया साथियों गाय। इनमें से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भैया निम्न में से विविपोरस कौन सा है, तो भैया आपको गाय करके आना है। अगली बात क्या है साथियों? कोई जीव है, अगर साथियों वो अंडा के रूप में बच्चे को जन्म देता है, यानी अंडे को जन्म देता है सही साथियों, तो उसके लिए कहा जाता है ओविपोरस। ओविपोरस यानी कि अंडायुज। उसके लिए साथियों जो शब्द यूज में लिया जाता है वो लिया जाता है भैया अंडायुज। बात क्लियर है? इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं साथियों? तो भैया एग्जाम्पल नोट कर लेना। जितने भी पक्षी है साथियों वो सभी, और साथियों जो सांप है, छिपकली है, शायद मगरमच्छ, हाँ मगरमच्छ भी इसी में आता है, ये सभी साथियों, ये जो जीव है साथियों ये अंडे को जन्म देते हैं, इसलिए इनके लिए जो शब्द यूज में लिया जाता है साथियों वो है ओविपोरस। बताओ, स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या दोनों बातें आपको समझ में आई या नहीं आई? मैंने आपसे कहा कि जो जीव डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं उनके लिए जो शब्द यूज में लिया जाता है वो लिया जाता है विविपोरस यानी कि जरायुज। इसके एग्जाम्पल है मनुष्य, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी। जितने भी साथियों जो जंतु है वो सभी स्तनधारी है, वो सभी ज्यादातर स्तनधारी से में आते हैं। बात क्लियर है? और साथ ही ऐसे जीव साथियों जो डायरेक्ट अंडे को जन्म देते हैं उन्हें कहा जाता है ओविपोरस। इसमें साथियों पक्षी, सांप, छिपकली, जितने भी पक्षी है वो सभी सांप, छिपकली साथियों इसी में ही आते हैं। बात क्लियर है? अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो ठीक है, मैं मिटा देता हूं और 1-2 बातें हैं उनके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। अब साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भैया एक आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में, मानव के शरीर में किस प्रकार का प्रजनन पाया जाता है? तो भैया किस प्रकार का प्रजनन पाया जाता है? तो भैया लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। कौन सा प्रजनन पाया जाएगा साथियों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन साथियों मनुष्य के शरीर में, मानव के शरीर में प्रजनन पाया जाता है। बात क्लियर है? साथियों जो मानव होता है वो भैया एक लिंगी होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल का मतलब पता है क्या होता है? यानी कि उसकी बॉडी पर साथियों, उसकी बॉडी पर या तो साथियों वो मेल होगा या फिर साथियों फीमेल होगा। मनुष्य जो होता है साथियों वो एक लिंगी होता है, यानी कि उसके शरीर पर या तो मेल होगा या साथियों फीमेल होगा। बात किन्नर की आती है साथियों तो इसे थर्ड जेंडर में रखा गया है। ये ना तो मेल है भैया और ना ही ये फीमेल है। बात क्लियर है? दोनों चीजें क्लियर हुई। तीसरी चीज के बारे में ध्यान रखना। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है साथियों कि मानव को
संतान उत्पन्न करने के लिए मानव को संतान उत्पन्न करने के लिए 2 जनक की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब साथियों, एक होती है मेल की और एक होती है साथियों फीमेल की। इसलिए साथियों इन्हें कहा जाता है द्विजनकीय। मानव को क्या कहा जाता है साथियों? द्विजनकीय कहा जाता है। बोलो भैया आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? इसलिए मानव को क्या कहा जाता है साथियों? द्विजनकीय कहा जाता है। मैं कह सकता हूं कि द्विजनकीय प्राणी कहा जाता है। अगर यह बात समझ में आ गई है साथियों तो आज हम यहीं तक रखते हैं। कल हम पढ़ेंगे साथियों प्रजनन के चरण, यानी कि मानव में किस तरीके से प्रजनन होता है उसके चरण पढ़ेंगे। उसके बाद में साथियों हम नर प्रजनन तंत्र पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में मादा प्रजनन तंत्र पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं साथियों जो मैं हर चैप्टर के पीछे करवाता हूं, जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उसके बाद में साथियों हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना। चैनल पर नया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।